अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में दिलखराश वाकया पेश आया जिसमें दो मसाजिद में नमाज जुमा के दौरान नमाजियों को फायरिंग कर शहीद कर दिया गया। हमले में अब तक 50 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। 28 साल ऑस्ट्रेलियाई हमलावर को आज अदालत के सामने पेश किया गया जिस पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने कहा है कि हमलावर पर मजीद चार्जेस भी लगाए जाएंगे। दो और लोग भी पुलिस की हिरासत में हैं जिन पर इस वक्त तफ्तीश जारी है, जबकि एक को रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक अभी तक इस हमले में 6 पाकिस्तानी शहीद होने की तस्दीक हो गई है, जबकि एक अब भी जख्मी है और 3 अफराद लापता है। न्यूजीलैंड में मसाजिद पर हमले के वाकये के बाद एक बार फिर व्हाइट सुप्रीमेसी और इस्लामोफोबिया के मसले पर दुनिया भर में आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। मगरबी मीडिया लिख रहा है कि दुनिया इन खतरात से मुंह नहीं मोड़ सकती। वाज़ेह रहे कि व्हाइट सुप्रीमेसी यानी कि गोरों की बालादस्ती का नजरिया 4 सदी पुराना है। इस नजरिए को मानने वाले ये समझते हैं कि सफेद फाम अफराद दूसरी किसी भी नस्ल से बालातर हैं और सिर्फ गोरे ही दुनिया पर हुक्मरानी का हक रखते हैं। व्हाइट सुप्रीमेसी वो नजरिया है जिसे अब आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया जा रहा है। साबिक बरतानवी वजीर आजम विंस्टन चर्चिल भी इसी नजरिए पर यकीन रखते थे और अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी इसी नजरिए के अलमबरदार होने का इल्जाम लग रहा है। और अजीब बात यह है कि 28 साल ब्रेंटन टेरेंट जिसने दिन दिहाड़े 50 नमाजियों को कत्ल किया, वो भी डोनाल्ड ट्रंप से मुतासिर है। इस सफेद फाम दहशतगर्दी ने अपनी बंदूक पर व्हाइट सुप्रीमेसी के नारे लिखे हुए थे। एक नारा यह था कि हमें सफेद फाम लोगों और बच्चों के मुस्तकबिल और जिंदगियों को महफूज बनाना है। मगरबी दुनिया में भी अब इस नफरत अंगेज नजरिए को लेकर तशवीश बढ़ती जा रही है, मगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि सफेद फाम दहशतगर्दी कोई बड़ा मसला नहीं है। अमरीकी सदर व्हाइट सुप्रीमेसी को बड़ा खतरा करार नहीं देते, ना ही उन्होंने हालिया वाकये को दहशतगर्दी करार दिया है। आज अमरीकी सदर ने न्यूजीलैंड की वजीर आजम को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया तो न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने मशवरा दिया कि अमरीका बस तमाम मुस्लिम कम्युनिटी से मोहब्बत का इजहार करे। मसाजिद पर हमले के बाद न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने यह ऐलान भी किया है कि मुल्क में मौजूदा गन लॉज तब्दील किए जाएंगे, मगर सवाल यह है कि क्या सिर्फ असले से मुतल्लिक कवानीन में तब्दीली इस खतरे से निपटने के लिए काफी है या इस हवाले से मजीद इकदाम उठाने की जरूरत है। इस्लामोफोबिया और व्हाइट सुप्रीमेसी का नजरिया आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 8 सालों में सफेद फाम दहशतगर्दी के 15 बड़े वाकयात सामने आ चुके हैं, जिसमें जुलाई 2011 में नॉर्वे में पेश आने वाला वो दहशतगर्द हमला भी शामिल है जिसमें 77 अफराद को कत्ल किया गया। अहम बात यह है कि व्हाइट सुप्रीमेसी को मानने वाले सिर्फ मुसलमानों के नहीं, यहूदियों के भी खिलाफ है, जिसकी मिसाल अप्रैल 2014 में यहूदी इबादतगाह पर हमला है जिसमें 3 अफराद कत्ल किए गए थे। अमेरिका और यूरोप समेत मगरबी ममालिक में सफेद फाम इंतहा पसंदों की 100 से ज्यादा तंजीमें काम कर रही हैं, जिसमें कू क्लक्स क्लैन, इंग्लिश डिफेंस लीग और नेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट के नाम भी शामिल है। मजहबी इंतहा पसंदी और हेट स्पीच वो मसाइल हैं जिनके खिलाफ दुनिया में बड़े इकदाम उठाए हैं। पाकिस्तान इसकी एक बड़ी मिसाल है। मदारिस इस्लाहात हो, लाउड स्पीकर पाबंदी या तंजीमों पर पाबंदियां, पाकिस्तान ने इस हवाले से अमली इकदाम करने की कोशिशें की हैं। पाकिस्तान में इस बात का इदराक है कि नफरत अंगेज तकारीर इंतहा पसंदी को जन्म देती हैं, जिसके बाद दहशतगर्दी के वाकयात पेश आते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने इस मसले से निपटने के लिए ऐसी तंजीमों पर भी पाबंदी लगाई है जो मुसल्लह जद्दोजहद के बजाय इंतहा पसंद ख्यालात रखते हैं, जिसकी एक मिसाल हिज़्ब उत-तहरीर है, जिस पर बरतानिया में पाबंदी नहीं है, मगर पाकिस्तान में ये तंजीम कलदम है। दुनिया में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाकयात से यह साबित हो रहा है कि हेट स्पीच और इंतहा पसंदी अब दहशतगर्दी में तब्दील हो रही है। मगर अब मगरबी दुनिया को यह समझना होगा कि आज़ादी इज़हार के नाम पर नफरत अंगेज तकारीरें या तहरीकें नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि ये इंतहा पसंदी इंसान को बिला आखिर दहशतगर्दी की तरफ ले जाती है। मगरब में इस हवाले से क्या इकदाम लिए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार मोईद यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी यह सवाल पूछा गया कि जो व्हाइट नेशनलिज्म है, क्या ये एक बढ़ता हुआ खतरा है दुनिया के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन क्योंकि आप भी इसी माशरे में रहते हैं, आप जरा मुझे बताइए ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है व्हाइट सुप्रीमेसी की, इस्लामोफोबिया की, ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बनती जा रही है? शुक्रिया। देखिए, पहले एक तफरीक कर लीजिए, वाइट सुप्रीमेसी लाजमन इस्लामोफोबिया में कन्वर्ट नहीं होती। ख़ास तौर पे अमेरिका में ये जो वाइट सुप्रीमेसी की बात होती है या राइट विंग सुप्रीमेसी की बात होती है, उनको दुनिया के बाहर जो मामलात हैं बैनुल अक़वामी अमेरिका के पस मंज़र से उनको कोई ज़्यादा उसमें दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है। उनका फोकस अमेरिका के अंदर है और वो भी ये है कि जो वाइट सुप्रीमेसी ज़माने में होती थी
और उस पे वो कायम हैं और वो चाहते हैं कि उस पस मंज़र में अमेरिका की सोच हो, अमेरिका की सियासत हो, और उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने काफ़ी अपील किया है। इस्लामोफोबिया का मामला बदकिस्मती से सिर्फ वाइट सुप्रीमेसी तक महदूद नहीं है, उसमें अमेरिका तक भी वो महदूद नहीं है। बहुत से ममालिक हैं, ख़ास तौर पे ऐसे ममालिक जिनकी हम कभी बात नहीं करते। तमाम जो मशरकी यूरोप है वो बहुत ज़्यादा इस्लामोफोबिया से सफ़र करता है। अमेरिका में भी ऐसी पॉकेट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी पॉकेट्स हैं, वो हमारे सामने नज़र आ गया। उसमें ये सिर्फ वाइट सुप्रीमसिस्ट नहीं, उसमें बहुत से और भी कलर्ड भी जो लोग हैं, काफ़ी अफ्रीकन अमेरिकन, वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं कई दफ़ा, क्योंकि बदकिस्मती से 9/11 के बाद एक ग्लोबल मीडिया प्रोजेक्शन हुई है, और उसमें जब ये बात होती है दहशतगर्द तंजीमों की, तो वो न सिर्फ एक दहशतगर्दी की बात है, वो मज़हब से भी उसका नाता किसी तरह जोड़ दिया जाता है। तो उसमें एक आप कह लीजिए स्केयर क्रिएट हो गई है पॉपुलेशंस में, दुनिया की, खास तौर पे उन पॉपुलेशंस में जो इनवर्ड लुकिंग है, जो अपने अंदरूनी मामलात को समझती हैं, लेकिन बैरून मुल्क जो मामलात हैं उन पे बिल्कुल एक सिंपल सा व्यू लेते हैं, ब्लैक एंड वाइट किस्म का। वहां पे मामला सबसे खराब है। सही, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि व्हाइट सुप्रीमेसी में हमने देखा है जो वायलेंस और जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, उसमें यहूदियों की इबादतगाह पर भी हमले हुए हैं, चर्चेस पे भी हमले हुए हैं, तो उसको सिर्फ इस्लामोफोबिया से नहीं कंपेयर किया जा सकता। लेकिन क्या इस चीज की रियलाइजेशन अब है, और मैं सिर्फ यूएस की बात नहीं कर रहा, आलमी दुनिया में अब ये रियलाइजेशन है कि नफरत अंगेज तकारीर जो है वो जन्म देती हैं इंतहा पसंदी को, जिसका रिजल्ट हो सकता है दहशतगर्दी। पाकिस्तान में हमने ये रियलाइज किया, इसलिए हम हेट स्पीच को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि इंतहा पसंदी ना फैले और दहशतगर्दी ना हो। क्या दुनिया में ये रियलाइजेशन है या नहीं है इस वक्त? देखिए, ये जो सारी बहस है, मगरबी ममालिक का जो अप्रोच है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन पे, वो ये है कि मुझे तमाम इंफॉर्मेशन लेने का हक है बहैसियत एक शहरी, और मैं जब तक फिजिकली किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं, किसी को इकोनॉमिकली यानी माशी तौर पे नुकसान ना पहुंचाऊं, सिर्फ साइकोलॉजिकल अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचा रहा हूं या किसी को मैं नाराज कर रहा हूं, तो उससे कोई वो जो है मेरा हक बनता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ और मुस्लिम दुनिया में जो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, देखिए ब्लास्फेमी की बात है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गुस्ताखी की जाती है मज़हब के हवाले से, जो हमें कबूल नहीं है। वो फिजिकल नहीं है, हमें कोई आके मार नहीं रहा, लेकिन साइकोलॉजिकल तौर पर, जहनी तौर पर हमें जो है वो नाराज भी किया जा रहा है, नाला भी किया जा रहा है, और एक रिएक्शन आता है उसका। मगरबी दुनिया की जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसमें सिर्फ फिजिकल और इकोनॉमिक स्पेस को डिफेंड किया गया है, साइकोलॉजिकल स्पेस को डिफेंड नहीं किया गया। ये असल मसला है। इसलिए आपको वो कभी वो कार्टून मिल जाते हैं और कभी ये ब्लास्फेमी पे ऐसी जो है कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं वगैरह वगैरह। वहां पे आके तनाव है, उसको दुरुस्त करना है। मैं इसी तरफ इशारा कर रहा था, क्योंकि इसकी एक बड़ी मिसाल है जो हमने अपने प्रोग्राम में भी दी है। हिजबुत तहरीर जमात जो है वो पाकिस्तान में बैंड है, यूके में वो ऑपरेट कर रही है, वहां पे वो बैंड नहीं है, क्योंकि उनसे अब तक कोई ऐसा वायलेंस का या दहशतगर्दी का वाकया नहीं जोड़ा गया है। उनको कहा जाता है कि ये नजरियाती तौर पे बात करते हैं, इसलिए उनको बैन नहीं किया। पाकिस्तान में उनको बैन किया गया है। लेकिन अब जिस तरफ दुनिया जा रही है, जहां हम देख रहे हैं कि इस किस्म के नजरिए जो है, वो इंतहा पसंदी जो नजरिया है वो तब्दील हो रहा है, वो वायलेंस में जो है तब्दील हो रहा है, उससे दहशतगर्दी हो रही है, तो तब भी क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इनको जारी रखा जाएगा या इस पर कोई, इसके खिलाफ कोई इकदाम लेने का सोचा जाएगा? कि जिस तरह हमारे लिए ये काबिल कबूल नहीं है कि कोई किसी किस्म की मज़हब से जुड़ी हुई गुस्ताखी हो या कोई मज़हब के ख़िलाफ़ ऐसी बात की जाए या जो है वो इंतहा पसंदी फैलाई जाए मगरबी दुनिया से, उनका एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप है, आप ये कह लिए जो वजूद उनका बना हुआ है सियासी तौर पे, जो बचपन से उनको बताया जाता है, उसमें ये तफरीक है कि भाई साइकोलॉजिकल जो मामला है वो आपका हक है बोलना, वो दूसरे का मसला है। तो इसको तब्दील होते हुए बहुत देर लगेगी, ये आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन देखिए, अगर मगरबी ममालिक और मुस्लिम दुनिया में बातचीत ना हुई, सिर्फ लड़ाई झगड़ा हुआ, तो फिर तो ये मामला कभी भी हल नहीं होगा। तो ये बड़ा जरूरी है, मगरबी दुनिया भी आहिस्ता आहिस्ता इस बात को समझ रही है, यहां से भी रैशनल ओपिनियन सामने आने चाहिए ताकि मामला हल हो। सही, आपने जो बात की बुनियादी बात है, उनका फंडामेंटल राइट है, वो समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना, आजादी है अपनी इजहार राय करना।
लेकिन क्योंकि अब इस तरह के वाकयात हो रहे हैं तो आपको लगता है कि एक बड़ा एक स्लो प्रोसेस होगा, फौरी तौर पे इस पे कोई अमल दरामद नहीं हो सकता, तो अब जो इकदाम हैं वो इसी किस्म के होंगे कि आपने जो गन एक्ट है उसको चेंज कर दिया, जैसे न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि हमें इस पे नजरसानी करनी पड़ेगी, या जो नजरियाती जो सोच है उसको भी बदलने की कोशिश होगी? देखिए, ये दोनों काम होंगे, ये सिर्फ एक तरह से मामला नहीं चल सकता। आप लीगल चीजें कर लें, आप कवानीन बना लें, कवानीन तो देखिए हमने भी बहुत बनाए और दुनिया ने भी बहुत बनाए। मैं अभी आपको बरतानिया की मिसाल दे रहा था। असल मसला तो नजरियाती है। ये जो शख्स है ऑस्ट्रेलिया से उठ के न्यूजीलैंड जब वो वहां रहना शुरू किया, उसने ये किया, तो वो नजरियाती मामला है, उसका फिजिकल मसला तो नहीं था, उसका कोई इकोनॉमिक मसला तो नहीं था, कोई लीगल मसला, उसको पता था कि वो कानून तोड़ रहा है, लेकिन उसने ये किया। तो नजरियाती तौर पे बहुत जरूरत है। मोहित साहब, कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसी है ना, जैसे कू क्लक्स क्लैन है, वो व्हाइट सुप्रीमेसी की बात करती है, लेकिन उनसे तो वायलेंस को भी जोड़ा जाता है, हेट स्पीच को भी जोड़ा जाता है, उनके खिलाफ भी कोई इकदाम ऐसे होते हुए नहीं नजर आते, तो वो भी क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ही ऑपरेट कर रहे हैं अभी तक? नहीं, उनके खिलाफ तो इकदाम होते हैं अमेरिका में। देखिए, अमेरिका या मगरबी ममालिक का जो सिस्टम है उसमें आपने अगर कानून को तोड़ा है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी को बुरा भला कहें तो वो आपको कुछ नहीं कह सकते। ये वहां पे हमारे यहां तो किसी हद तक लीवे ज्यादा है। कवानीन भी हम थोड़े बहुत जल्दी बना सकते हैं, लेकिन फिर हम उनको इंटरप्रेट भी इस तरह करते हैं कि भाई इनको भी पकड़ लो, उसको भी पकड़ लो। जहां पे मामलात हैं वहां पे ये बहुत वक्त लगेगा इस मामले को ठीक होने में। और बदकिस्मती से अगर आप इस वक्त दुनिया का मैप, पूरा नक्शा देखें तो दुनिया जो है वो पोलराइजेशन की तरफ जा रही है, आपस में इकट्ठे होने की तरफ नहीं जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये एक ऐसा मसला है जिस पर गौर करने की जरूरत है। पाकिस्तान में इस बात की रियलाइजेशन है कि जो हेट स्पीच है वो जन्म देती है इंतहा पसंदी को, और जिसकी वजह से दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं। दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है, उनका फंडामेंटल राइट, वो समझते हैं कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है वो दहशतगर्दी में रिजल्ट कर सकती है। न्यूजीलैंड का जो वाकया था, मसाजिद पे जो हमला किया गया, ये इसकी एक मिसाल है। क्या कराची में अजला की तादाद को बढ़ाकर कराची को इंतजामी बुनियाद पर मजीद तकसीम किया जाएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है ऐसा कोई प्लान हमारे पास नहीं है, ऐसा कोई बिल हम नहीं लेके आ रहे। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 2 रोज में पाक से जमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल साहब ने सबसे पहले ये कहा कि अगर कराची को मजीद तकसीम करने की कोशिश की गई तो हम ये नहीं होने देंगे। और कल इस पर एमक्यूएम पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ सामने आया है। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये कहा है कि हमारे पास ये इतलात मौजूद है कि इंतजामी बुनियाद पर कराची को मजीद तकसीम किया जाएगा। कराची में 2 मेयर्स लाने की बात हो रही है और 1 डिस्ट्रिक्ट मजीद बढ़ाने की बात हो रही है। क्या कह रहे थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, सुनिए जरा। ये बात तवातुर से मीडिया में भी आ रही है, प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, और हमारे पास भी इत्तलात मौजूद हैं, बड़ी मुस्तनद इत्तलात मौजूद हैं कि कराची को मज़ीद इंतज़ामी तौर पर तकसीम करने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लिसानी और नस्ल परस्त हुकूमत साजिशें कर रही है। आज बात कराची में 2 मेयर्स की हो रही हैं कि कराची में अब 2 मेयर्स होंगे। एक और डिस्ट्रिक्ट बनाकर कराची के अंदर लिसानी तकसीम की बुनियाद रखी जा रही है। अगर कराची के 2 मेयर होंगे तो सिंध के भी 2 वजीर आला हो सकते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का कहना है कि लसानी और नस्ल परस्त हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो कराची को तकसीम करने की साजिश कर रही है। 2 मेयर्स की बात हो रही है। उन्होंने आगे जाके ये भी कहा कि अगर कराची के 2 मेयर्स हो सकते हैं तो सिंध के 2 वजीर आला भी हो सकते हैं, यानी कि सिंध 1 और सिंध 2 भी हो सकता है। इसके थोड़ी देर बाद ही कल मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी कल मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने इस बात की मज़म्मत की, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के इस स्टेटमेंट की मज़म्मत की, और उन्होंने कहा कि तहकीक कर लेनी चाहिए कि क्या कोई ऐसा मंसूबा है भी या नहीं, क्योंकि पहले भी इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर चुकी है कि 3-4 अजला मजीद ऐड कर दिए जाएंगे, जिसकी वो पहले ही तरदीद कर चुके हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जो स्टेटमेंट है उसकी भी मैं बड़ी सख्ती से मज़म्मत करना चाहूँगा। और पहले मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि बयानबाजी करने से पहले हक़ाइक़ को देख लें, थोड़ी सी तहकीकात कर लें, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं समझता हूँ इस कौम की हम रहनुमाई कर पाएंगे। ये माजी में कुछ ख़बरें इस तरह की नशर की गई थी कि कराची में
3 या 4 और नए अजला बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने पहले भी इस बात की तरदीद की थी कि इस तरह का कोई भी फ़ैसला सिंध हुकूमत की जानिब से नहीं हुआ है, इस तरह का कोई प्रपोज़ल ज़ेरे गौर नहीं है। क्या इस तरह का वाकई कोई प्रपोजल जेरे गौर नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये बयान और एमक्यूएम पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा ख्वाजा एजाज साहब, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा एजाज साहब, क्या बिल्कुल तहकीक नहीं की आप लोगों ने इस प्रपोजल के हवाले से और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली? क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब ने तो कल बाकायदा कहा है कि ऐसा कोई प्रपोजल जेरे बहस है ही नहीं। शुक्रिया शहजाद। असल में ये तरीक़ेकार होता है किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को इवॉल्व करने का, और इस तरह की बातें माजी में भी होती रही हैं। हमने देखा है कि कराची को, जो कि एक 1 यूनिट मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन था, जो कि ऑलरेडी 36% ऑफ कराची था, उसको भी मजीद ज़िले बनाकर डिवाइड करके मेयर को वीक किया गया, मेयर के रिसोर्सेज वीक किए गए, एजुकेशन और हेल्थ को तबाह किया गया। और आपने देखा कि जब टैक्सेस की डिवोल्यूशन की बात आई तो उन्होंने सारे SLGO 2013 के तहत लेकर बाकी जिलों को लावारिस कर दिया, जो कि डेफिसिट में जा रहे हैं। हर साल सीएम साहब 10% तनख्वाह तो बढ़ा देते हैं, लेकिन जिलों की ग्रांट इंक्लूडिंग KMC 10% वहां नहीं बढ़ाते। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दोस्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, भाई ये खबर अखबार में छपी है और आपके हवाले से छपी है, आपकी हुकूमत के हवाले से छपी है, आप तो खुद वजीर इत्तलात हैं, तो आपने उस अखबार के खिलाफ क्या नोटिस लिया? आपने उस अखबार को, जो कि आपके पास रेगुलर जिसकी रिपोर्ट जमा होती है, आपके पास ABC होता है, अप्रूवल्स आप देते हैं, इश्तिहार आप देते हैं, आपने उस अखबार के खिलाफ क्या एक्शन लिया जिसने सिंध के अंदर इतनी बड़ी नफरत का जो है ना वो बीज बोया? आप तहकीकात की, आपने तो तहकीकात भी नहीं की, आपने तरदीद भी नहीं की। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को तहकीकात करना नहीं बनता, वो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ख्वाजा साहब, ये एक अलग बहस है कि अगर इंतजामी बुनियाद पर कराची में मजीद इजला बनाए जाए, वो क्या नफरत का बीज बोना होगा या कराची के इंतजामात को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक हल होगा, वो एक अलग बहस है। लेकिन आपके पास जो खबर है, आपने कहा हमारे पास तो इतलात भी है, तो आप अखबारी खबर की तरफ जा रहे थे, सोशल मीडिया की खबरों से आपने ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपके पास इतलात है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसा प्रपोजल आ रहा है जिसमें कराची के 2 मेयर्स होंगे? ये माजी में हमने ये बातें सुनी हैं, अभी भी हमारे पास ये इत्तलात थी। मुर्तज़ा वहाब साहब बताएंगे कि एक और जिला बनाने की खुद इनके यहाँ कैबिनेट के अंदर इनकी रैंक एंड फाइल में ये पेशकश हुई है, और फिर ये वाली बात भी हुई है कि एक से ज्यादा मेयर या एक से ज्यादा जिलों को बनाकर मेयर की ताकत को डिवॉल्व कर दें अगर मेयरशिप नहीं ले सकते तो। देखिए सिंपल बात है ना, मेयर था पूरी काउंसिल का, आपने वेस्ट, सेंट्रल, कोरंगी, मलीर ये सारे जिले बना के किसको कमजोर किया? चीफ मिनिस्टर थोड़ी कमजोर हुआ है, मेयर डिवाइड हुआ है, मेयर के रिसोर्सेज डिवाइड हुए। तो कराची में 2 मेयर या मजीद जिले, वो कराची को मजीद तबाहाली की तरफ जाएंगे। पहले ही कराची और सिंध माशी तौर पर, इंतजामी तौर पर वसाई के एतबार से तकसीम है, और इसी तरीके से जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बात की है कि अब कराची में ये बहुत बड़ा एहसास महरूमी पैदा हो गया है। मैं इसका जवाब ले लेता हूं मुर्तजा साहब, जो कि कल डिनाई कर चुके हैं, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। लेकिन ख्वाजा एजाज साहब कह रहे हैं कि खबरें आई, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आपने तरदीद नहीं की, और ये कह रहे हैं कि इनके पास इतलात है, इस तरह की बातें आपकी जमात की तरफ से आई है कि ऐसा प्रपोजल है कि इजला भी बढ़ा दिए जाए और 2 मेयर्स हों कराची के। देखिए, कल डॉक्टर साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, बड़ा एहतराम है मेरा उनको, उन्होंने ये कहा हमारे पास मुस्तनद इत्तलात हैं। तो आज ख्वाजा एजाज साहब ने आपको बता दिया वो मुस्तनद इत्तलात क्या थी। कोई सरो पैर नहीं था इस डिमांड करने से पहले। इन्होंने कहा हमने इसकी कभी तरदीद नहीं की। मैं आपके साथ वो अखबारी तराशे और अपनी मीडिया ब्रीफिंग की क्लिपिंग शेयर कर सकता हूँ, जिसके अंदर माजी में मुझसे ये सवाल पूछा गया सहाफ़ियों की जानिब से, और मैंने इस बात की तरदीद की कि ऐसा कोई मामला जो है वो ज़ेर गौर सिंध गवर्नमेंट के पार्ट पर नहीं है। जहाँ तक इन्होंने बात की कि इस तरह माजी में इंतज़ामी बुनियादों पर डिवाइड करने से आपने मेयर को कमज़ोर किया है,
ख्वाजा इज़हार साहब माशाल्लाह पुराने सियासी कारकुन हैं, इनको पता होना चाहिए कि जिस ज़माने में कराची में नाज़िम आला जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, जब इनका ताल्लुक़ इनकी पार्टी से था, उस वक्त कराची को 18 टाउनों में डिवाइड किया गया था। 18 टाउन्स थे, जिसके बाद सिटी नाज़िम इलेक्ट होता था। तो अभी तो कराची शहर में 6 अजला हैं। तो मैं समझता हूँ ये बार बार क़यासा राई के ऊपर लोगों को इश्ताल अंगेज़ बात करना, ऐसी बात करना जो कि लोगों को बजाय इसकी कि इकट्ठा करे, साथ लेकर चले, लोगों को बाइफरकेट करना रंग व नस्ल की बुनियाद पर, ज़बान की बात पर, मैं समझता हूँ ये गलत चीज़ है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो ख़ुद बार बार कहती रही है कि सिंध उसकी माँ है और उसकी डिवीज़न के बारे में कभी ये सोच भी नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ इनको खुद क्लैरिटी के साथ अब वक्त आ गया कि सोचने की ज़रूरत है कि जब इनको अंदरूने सिंध जाके सियासत करनी होती है तो सिंध इनके लिए माँ हो जाती है, जब इनको कराची में सियासत करनी होती है तो ये कहते हैं नहीं जी, अगर कराची के मेयर को आप डिवाइड कर सकते हैं तो आप सिंध को भी डिवाइड कर सकते हैं। मैं अभी भी सख्ती से इस बात की तरदीद करता हूँ कि कोई इस तरीके का प्रपोजल KMC की पावर्स को डिवॉल्व करने का, बाइफरकेट करने का, कराची शहर के अंदर और मेयर इलेक्ट करने का इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है। उन्होंने कहा काबीना में इसके ऊपर सुलह मशवरा हुआ है। मैं कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई करता हूं कि पिछले 6-7 माह में जब से हमारी नई हुकूमत बनी है इसके अंदर कोई इस तरह का डिस्कशन काबीना में नहीं हुआ। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज मैं एक कमेंट ले लूं ख्वाजा साहब का, इसके बाद थोड़ा सा आगे जाके बात करते हैं कि इंतजामी बुनियादों पर अगर शहर को चलाना है या सूबे को चलाना है तो इसमें तकसीम की जो बात होती है उस पर हमेशा एक जज्बाती पहलू क्यों आ जाता है, कभी किसी को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन पहले ख्वाजा साहब अब ये मेरे ख्याल से कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। तो आप भी जो बात कर रहे थे कि अगर 2 मेयर होंगे, 2 वजीर आला होंगे, वो बात मतलब अब खत्म हो गई है, डिनाइल आ गया वहां से। असल में देखिए, मुर्तजा वहाब साहब कराची की नहीं, हुकूमत सिंध की नुमाइंदगी करते हैं। यकीनन हुकूमत का मौक़िफ़ इनको पेश करना चाहिए। टाउन्स को आपने जिलों से कंपेयर किया, मेरा ख्याल है ये कानूनदान भी हैं, इन्होंने SLGO 2001 भी पढ़ा है, 2013 भी पढ़ा है। बहुत डिफरेंस है, 26 टाउन हो या 46 टाउन हो या 50 टाउन हो, मेयर एक ही था। आज आपके पास मेयर जो है वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का वो अलग चीज है, मेयर अलग चीज है। मेरा ख्याल है कि ये आपको इस तरह कंपेयर नहीं करना चाहिए लॉ को, खासतौर पे आपको, क्योंकि आप बैरिस्टर हैं। दूसरी बात देखिए, हम इस सरजमीन को, खासतौर पे पाकिस्तान को, हम समझते हैं कि उसको आगे बढ़ने के लिए, तरक्की पाने के लिए पूरे पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए। जो सूबे को अपनी जागीर समझते हैं, जो सूबों में हमारे टैक्सों के पैसे से गरीबों के ऊपर तसल्लुत कायम करके अपनी बादशाहत कायम रखते हैं, वो इस तरह की जज्बाती बातें करते हैं। पाकिस्तान बनते वक्त आबादी क्या थी और आज सिंध की आबादी कितनी है, पंजाब की आबादी कितनी है। साहब इसी पे जब आप कभी बात करते हैं कि सिंध को तकसीम करके 2 सूबे बना दिए जाएं क्योंकि इंतजामी बुनियाद पे इतना बड़ा सूबा चलाया नहीं जा सकता, तो वहां से भी हमें बड़ा जज्बाती रवैया नजर आता है, गद्दारी के फतवे लग जाते हैं लोगों पर। लेकिन जब ये भी कहा जाता है या एक प्रपोजल अगर फर्ज करें आया भी है कि कराची में मजीद अजला बनाए जाएं और उसको बेहतर चलाने के लिए, बेहतर गवर्न करने के लिए ये लाजमी है करना, तो उस पर आप भी जवाबन यही बात करते हैं ना कि लसानी पार्टी है, ये पार्टी जो है नस्ल परस्त है, ये जो है साजिश कर रही है उर्दू स्पीकिंग और मुहाजिरों के खिलाफ। आपकी तरफ से भी तो यही रवैया आता है। देखें शहजाद, सिंध में 5 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है। पूरी दुनिया में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो तासुर है, जो ढांचा है, वो डिफरेंट है। या तो आप मत कहें KMC, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, आप मत कहें इकोनॉमिक हब, आप मत कहें मिनी पाकिस्तान। लेकिन क्या है कि जब मेट्रोपॉलिटन कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट आप जाते हैं सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और इस शहर के नुमाइंदों को कमजोर करने के लिए, तो आप जिले बनाते हैं। मैं कभी भी इस बात का मैंने कभी भी, ये मुर्तजा मौजूद है, मैंने नहीं कहा कि पाकिस्तान में सूबे या सिंध में सूबे नहीं बनने चाहिए। भाई क्यों नहीं बनने चाहिए, बैठ के बात करें, सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में बनने चाहिए। लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में चाहता हूं लाड़काना भी इतना ही पावरफुल हो जितना कराची हो। कराची अगर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है तो लाड़काना के भी 6 जिले करके देना आप मुझे। लाड़काना के जिले क्यों नहीं कर रहे आप? आपने हैदराबाद के तो जिले कर दिए, कराची के तो जिले कर दिए, मीरपुर खास को तो आपने तकसीम कर दिया, आप सक्खर के जिले करके दें, क्योंकि सक्खर में सारी बादशाहत आपकी है। ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ। जी मुर्तजा साहब। शहजाद साहब, मैं बिल्कुल ख्वाजा साहब की जो बातें हैं, बड़े अफसोस उसका रिबटल देना चाहूँगा। ज़रा मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा।
इन्होंने कहा हम इजला बनाने में और लोगों को तफरीक करने में बिलीव करते हैं। अरबाब गुलाम रहीम साहब के दौर में 2005 में हैदराबाद ज़िले को तोड़ के हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लाह यार किसने क्रिएट किया था? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस वक्त हुकूमत में थी। ये कहते हैं लाड़काना को बाइफरकेट करो। मैं इनको बताता चलूं कि 2005 में लाड़काना शहर को आपने 2 जिलों में बाइफरकेट किया, एक लाड़काना बन गया, एक कंबर शहदाद कोट बन गया। आप कहते हैं और सूबों जिलों के बारे में, आपने दादू को बाइफरकेट किया, दादू से आपने जामशोरो और दादू क्रिएट किया। तो माजी में तो आपने खुद ये सारे काम किए हैं। जब आप लोग खुद ये काम करते हैं तो कहते हैं ठीक है, ये सही है, लेकिन अगर कोई और सियासी जमात ये काम करने की सोचती है या सोच रही हो तो आप उसके बारे में कहते हैं ये गलत कर रहे हैं। मैं समझता हूं बड़ा वक्त इस कौम का इस बांटने की सियासत में आपने जाया कर लिया, बड़ा टाइम आपने जाया कर लिया तफरीक पैदा करने में। आइए मिलकर काम आप दोनों जमातों को मिल बैठ के सोचना है, बल्कि अब तो तहरीक इंसाफ की भी कराची में सबसे ज्यादा सीटें हैं, आपको मिलकर ये सोचना है कि कराची को चलाने का बेहतरीन हल क्या है। क्या मजीद अजला बनाने की जरूरत है या जो मेयर है उनको मजीद पावरफुल करने की जरूरत है, लोकल गवर्नमेंट का जो निजाम है उसको मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है, इस पर बात की जाए। लेकिन मसला ये होता है कि जब भी इन पहलुओं को हम डिस्कस करते हैं कोई जज्बाती पहलू आ जाता है, कहीं से कोई फतवा लग जाता है गद्दारी का। ये तो नहीं होना चाहिए मुर्तज़ा साहब। शहजाद साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वही कौमें तरक्की कर सकती हैं जो कि अपने मसाइल को समझें और मसाइल का हल तलाश करें। वैसे तो बहुत बड़ा मौजूद है और बात करने की जरूरत है कि कराची को बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कैसे किया जा सकता है, लेकिन मुख्तसर जरा मुझे बता दीजिए, आप समझते हैं मजीद इख्तियार? जी, मुख्तसर नहीं हो सकता भाई, कराची की बात के ऊपर मुख्तसर कुछ भी नहीं हो सकता। कराची, मैं एग्री कर रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं इस पे मुकम्मल बहस होनी चाहिए, लेकिन अभी इनकी बात का जवाब कराची है भाई। मसला मुर्तजा भाई का ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर 34 हो और उनमें से कोई एक पठान, कोई एक पंजाबी, कोई एक मुहाजिर ना हो, तो वो लिसानियत नहीं है। अभी सेक्शन ऑफिसर 66 निकले, उसमें अभी जजेस इन्होंने करे। लिसानियत की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? ओ भाई, जजेस हम नहीं करते हैं ख्वाजा साहब, जजेस हम नहीं करते हैं। सारे बच्चे, मुर्तजा एक मिनट, लेट मी क्लैरिफाई, मैंने आपकी बात में नहीं बोला ना, आप नौजवान हैं लेकिन सियासत को तदब्बर के साथ करें, सियासत को जज्बात से नहीं करते, उसमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। फिर दूसरी बात अहम तरीन, कराची से क्या मिलता है भाई? 240 अरब रुपए मिलते हैं इनको। इन्होंने कभी हिसाब दिया है? आज ऑडिटर जनरल पीछे भाग रहा है इनके, अच्छा पीछे भाग रही है, FIA पूछ रहा है। आपने कल ये भी कहा है साहब, आप कह रहे हैं कि 3.5 लाख नौकरियां हैं सिंध में सरकारी, और कराची के शहरियों को एक नौकरी भी नहीं मिलती, नौजवानों को कोई नौकरी नहीं दी गई है। मैं आपको बता रहा हूं, कराची में जाली डोमिसाइल एक दिन पहले बनता है, अपॉइंटमेंट लेटर से एक दिन पहले डोमिसाइल बनता है। कराची में मौजूद कराची के लोगों के, चाहे उसमें पख्तून हो, चाहे उसमें पंजाबी हो, दीगर कौमी, तो कराची का सिंधी भी नौकरी से महरूम है। जी, मैं आज आपको पूरे मुर्तज़ा साहब, ये दुरुस्त है क्या इल्जाम? मैं शहजाद साहब इस वक्त चैलेंज करता हूं ख्वाजा इजहार साहब को, पूरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, कि साबित करें कि इस वक्त सिंध में 3.5 लाख नौकरियां हैं। इनको पता नहीं है, ये हकायक से दूर हैं ये लोग। ये कहते हैं जजेस की अपॉइंटमेंट हम करते हैं, सारे इंटीरियर सेल से लोगों को अपॉइंट कर देते हैं, जजेस के अपॉइंट। ख्वाजा साहब, मैं आपकी बीच, आपने कहा कि इंटरप्ट ना करें, मैं खामोश हो गया। आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, मैं आपका एहतराम करता हूं, लेकिन प्लीज मुझे कराची वालों के सामने हकायक रखने दें कि जिस तरीके से उनके हुकूक की पामाली माजी में और लोगों ने की है, हम नहीं करना चाहते। हम कराची को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम कराची के मसाइल को हल करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब और ख्वाजा एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। बेहतर ये होगा कि बैठ के ये डिस्कस करें कि कराची को अगर इंतजामी बुनियाद पे बेहतर तरीके से चलाना है तो उसका हल क्या होगा, बजाय इसके कि दोनों जमातें एक दूसरे पे लसानी और नस्ल परस्त होने का इल्जाम लगाएं। PSL 4 का फाइनल कल कराची के नेशनल स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। कांटे का मुकाबला एक्सपेक्टेड है क्योंकि दोनों टीम्स का ये तीसरा फाइनल है और पेशावर ज़ल्मी इससे पहले ये टूर्नामेंट जीत भी चुकी है। PSL 4 भी सक्सेसफुल इवेंट रहा है माजी के 3 इवेंट की तरह, लेकिन इसकी जो खास सक्सेस है और कमर्शियल सक्सेस है वो हमें नजर आई जब PSL पाकिस्तान आया और मैचेस कराची में होने लगे। इसीलिए उम्मीद ये की जा रही है कि अगले साल तमाम मैचेस PSL के पाकिस्तान में होंगे, होम एंड अवे सीरीज होगी। जैसे मिसाल के तौर पे कराची और लाहौर का मुकाबला है, अगर एक मैच कराची में हो, अगला मैच लाहौर में हो, तो इस टूर्नामेंट की जो कमर्शियल सक्सेस है वो इससे भी ज्यादा होगी। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कल हमें ये खुशखबरी भी सुनाई है कि अगले साल पूरा PSL पाकिस्तान में होगा। आज माशाल्लाह पाकिस्तान एक सिक्योर मुल्क है। मैं उम्मीद ये रख रहा हूँ और उम्मीद नहीं रख रहा,
हमने अगला जो PSL है पाकिस्तान, सारा वो पाकिस्तान में होगा, बजाय कि वो दुबई में हो। अगला पूरा PSL पाकिस्तान में होगा, जिससे ये टूर्नामेंट ज्यादा कामयाब होगा। कमर्शियल जो सक्सेस है वो एक तरफ, लेकिन जो PSL की जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि जो नौजवान खिलाड़ियों को चांस मिलता है बड़े क्राउड के सामने खेलने का, उससे उनका तजुर्बा बढ़ता है, उससे उनको मौका मिलता है कि वो पाकिस्तान की नेशनल टीम में आके खेलें। माजी के इवेंट्स में भी हमने देखा है कि फ़खर जमान, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, हसैन अली, हुसैन तलत और आसिफ अली जैसे बैट्समैन और बॉलर्स जो हैं वो PSL की प्रोडक्ट है। PSL खेलकर वो सामने आए और पाकिस्तान टीम में उन्होंने जगह बनाई है। इसी तरह PSL 4 में भी हमने देखा है कि जो इमर्जिंग टैलेंट है वो सामने आया है। 3 ऐसे बॉलर्स हैं जिनकी कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में रही है, जिनको अप्रिशिएट किया गया है और जिनको ऐसा लगता है कि आगे जाके पाकिस्तान की नेशनल टीम की तरफ से खेलने का मौका मिलेगा। उनमें उमर खान है, जो कि कराची किंग्स के लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। इन्होंने इस टूर्नामेंट में 11 मैचेस खेले हैं, 15 विकेट्स हासिल की और इन्होंने जो रन दिए हैं अपने इस टूर्नामेंट में वो 7.11 है। और इस टूर्नामेंट में उनकी बड़ी तारीफ की गई है कि बहुत ही अक्लमंद बॉलर है, बहुत कम उम्र में गेम को अच्छी तरीके से समझते हैं। इसके अलावा लाहौर कलंदर के हारिस रऊफ, जिन्होंने 10 मैचेस खेले, 11 विकेटें हासिल की, 7.41 का उनका इकॉनमी है और इनके पेस की और इनकी यॉर्कर्स की जो है बड़ी धूम रही इस टूर्नामेंट में। 149 किलोमीटर पर आवर इन्होंने गेंद की। लाहौर कलंदर बदकिस्मती से क्वालिफाइंग राउंड तक नहीं पहुंच सका, लेकिन हारिस रऊफ की कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में नुमाया रही है। और इसी तरीके से एक और फास्ट बॉलर जिन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेला है, मोहम्मद हसनैन, 6 मैचेस में उन्होंने 9 विकेट हासिल की और इस टूर्नामेंट के ये तेज तरीन बॉलर थे। इस टूर्नामेंट में 18 साल मोहम्मद हसनैन ने 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी गेंद की है। उनको जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में सेलेक्ट भी किया गया है। तो ये 3 बॉलर्स ऐसे हैं जिसमें 2 फास्ट बॉलर्स हैं, मोहम्मद हसनैन और हारिस रऊफ, जिन्होंने इस PSL में अच्छा परफॉर्म किया है। उमर खान है लेफ्ट आर्म स्पिनर कराची किंग्स के, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और मुमकिन है कि पाकिस्तान के लिए ये एक लंबी इनिंग्स खेल सके। लेकिन इस PSL में हमें कोई बैट्समैन नहीं नजर आया जिसने अपनी परफॉर्मेंस से मुतासिर किया हो। माजी में जैसे हमने कहा फ़खर जमान और इसके अलावा हुसैन तलत जैसे बैट्समैन नजर आए हैं। इसकी क्या वजह है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श साहब। सिकंदर बख्श साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये 3 बॉलर्स हैं जिनका हमने जिक्र किया, उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उनकी बड़ी तारीफ हुई है, लेकिन इस PSL में बॉलर्स तो हमें नजर आए हैं, यंगस्टर्स नजर आए हैं, लेकिन कोई यंग बैट्समैन नहीं नजर आया जो कि अपनी कारकर्दगी से हमें इंप्रेस कर सका हो। देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो ये बोलूं कि जो आपने 3 नाम लिए उनमें से हसनैन तो पाकिस्तान टीम में आ गए हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका नाम आ गया। जो रऊफ है उनका नाम नहीं आ सका, मगर उमर खान जो है उनका हर हाल में नाम आना चाहिए। मैं यहाँ पर 6 दफा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा चीफ सेलेक्टर इंतमामुल हक को कि जी एक यू टर्न मार ले, इसलिए कि यू टर्न मारना आजकल अलाउड है और आप उसको डालें टीम में। हमारे पास कोई ऐसा स्पिनिंग ऑप्शन नहीं है जो आउट करने वाला हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इमाद वसीम आउट करने वाला बॉलर नहीं है, शादाब आउट करने वाले बॉलर नहीं है, ये टॉप बॉलर हैं, रन रोकने वाले। तो यू नीड अ स्पिनर जो कि आउट कर सके। ये तो बात हो गई उमर खान की। जहां तक आपने बैटिंग की बात की है, एक लड़का है जिसको ये मिस आउट कर गए हैं, वो है उमर सादिक। उमर सादिक इज अ विकेट कीपर बैट्समैन और उसको मेरे हिसाब से पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए। वजह यह है कि जो रिजवान को उन्होंने सेलेक्ट किया, जो पिछले 4 साल से पाकिस्तान टीम के साथ है, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ना ही उसने झलक दिखाई है, ना ही उसके फ्रेंचाइज ने उसको खिलाया है। सबसे दुख की बात तो यह है कि उसको उसकी फ्रेंचाइज ने नहीं खिलाया और वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। ये बहुत ही मतलब डिस्टर्बिंग बात है। तो आप समझते हैं उमर सादिक एक विकेट कीपर बैट्समैन है जिसने आपको इंप्रेस किया है इस PSL में? बिल्कुल, मुझे नहीं किया बल्कि पूरे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सबको इंप्रेस किया। एज एन ओपनर बहुत अच्छा खेला है, तो वो आ सकता है। अब जो वजह आप पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं होता, देखिए बैट्समैन को अच्छा होने में थोड़ी सी मैच्योरिटी चाहिए होती है और टाइम चाहिए होता है 2-3 साल का, ताकि वो खेल कर मैच्योर हो सके डोमेस्टिक क्रिकेट में। बॉलर्स जल्दी हो जाते हैं, यंग होते हैं, खासतौर पे फास्ट बॉलर्स में ताकत होती है, तो उनको अर्ली लेके आना चाहिए। हसनैन इज अ वेरी गुड चॉइस। तो ये मैं समझता हूँ लॉजिक है। बैट्समैन थोड़ा सा वक्त लेते हैं मैच्योर होने में। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद। उन्होंने कहा कि एक ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन है जिसकी परफॉर्मेंस ने तमाम एक्सपर्ट्स को इंप्रेस किया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह।